कि रिहाई करने में बिहार सरकार है दोषी। तो बिहार सरकार में जनता दल यू है, आरजेडी है, वामपंथी सब है और कांग्रेस है। ये इस बात का भी विश्लेषण होना चाहिए। जो वामपंथी निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित की बात करते हैं और वो माले वाले और वामपंथी सभी इस कानून का संशोधन होता है और उसमें वो चुप बैठे हुए हैं। तो अब अंतिम सांस तक जेल में रहना है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। अब उसमें तरमीम हो जाए और सरकार हो या कोई हो, किसी दूसरे तरह से कानून में परिवर्तित करके ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। पोस्टर लगा रहे हैं कि इनको भी रिहा करो, अनंत सिंह के समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं इनको भी रिहा करो। हो सकता है कि वो 26-27 लोग निकले हैं, कुछ और लोग रिहा होने वाले हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को इसलिए रिहा किया गया हो कि कुछ और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मर्डर कराना हो। मैं हिंदुस्तान के अंदर देश भर में कहीं भी कोई स्वाभिमानी पुरुष हो, पिछड़ा हो, दलित वर्ग में कोई हो, महान अधिवक्ता लोग, वो उस दिन 100-150 की जमात में 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए कि हम उमा कृष्णैया के केस में बहस करने के लिए तैयार है। और उस दिन ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश के चैम्बर से ही हिंदुस्तान के अंदर एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति निकलेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है उसको असंवैधानिक करने की मांग की गई। साथ ही साथ आनंद मोहन को जो रिहाई हुई है उसको भी हटाने की मांग की गई। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, पहले तो जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज़ उठने लगी है। पहले तो कैसे देखते हैं इस रिहाई को? देखिए, केवल आनंद मोहन का ही नहीं है जी। आनंद मोहन के साथ 26, 27 की 25 कुछ और 27 लोगों को रिहा किया गया है। जी। तो आनंद मोहन के कारण वो रिहा हुए हैं या उनके कारण आनंद मोहन रिहा हुए हैं, जी। इसका इसका खोज करना चाहिए पत्रकारों को कि जब तक वो जो रिहा हुए हैं बाकी लोग, उनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, बैकग्राउंड, कास्ट बेसिस, क्रिमिनल हिस्ट्री, वो भी सामने आना चाहिए कि तब पता लगेगा कि उनको छोड़ा गया है, उनका सामाजिक आधार क्या है और उनका आपराधिक आधार क्या है, उनका राजनीतिक संबंध क्या है, तीनों चीज। तब संपूर्ण रूप से बिहार की सरकार की मंशा प्रकट हो जाएगी। दूसरा मैं कहूँगा कि रिहाई करने में बिहार सरकार है दोषी। तो बिहार सरकार में जनता दल यू है, आरजेडी है, वामपंथी सब है और कांग्रेस है। तो इसका मतलब संपूर्ण देश में वामपंथियों के, कांग्रेस के और आरजेडी और जनता दल यू संयुक्त रूप से इनकी दृष्टिकोण का पता लग गया कि ये देश भर में ये क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ये इस बात का भी विश्लेषण होना चाहिए। जो वामपंथी निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित की बात करते हैं और वो माले वाले और वामपंथी सभी इस कानून का संशोधन होता है और उसमें वो चुप बैठे हुए हैं। जबकि ऐसा ही काम अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता तो ये माले वाले अभी तक बिहार में आतंक का राज मचा दिए होते, हिंसा का। आज मौन क्यों है? आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, खास करके तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी, उस सजा को पूरी करने के बाद ही रिहाई हुई है उनकी। देखिए, यही तो मैं कहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का कानून है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने व्याख्या की कि आजीवन कारावास का मतलब है टिल टू डेथ, अंतिम सांस तक जेल में रहना है। हो गया। तो अब अंतिम सांस तक जेल में रहना है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। अब उसमें तरमीम हो जाए और सरकार हो या कोई हो, किसी दूसरे तरह से कानून में परिवर्तित करके ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाए
तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई विशेष किसी बड़े लोग हों, कोई महत्वपूर्ण लोग हों, आज राज्य सत्ता की जिन पर कृपा हो, सत्ता की कृपा पात्र ऐसे बड़े लोग ही होते हैं, सत्ता के कृपा पात्र हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि ये तो है हमारा कानून, लेकिन सत्ता पर बैठे हुए लोग सरकार चाहे तो उसको माफ भी कर दे सकती है। जबकि नियम है कि कोई फांसी की सजा हो, कोई कारावास माफ करे तो राष्ट्रपति को अधिकार है, बीच में किसी को अधिकार नहीं है। तो या राष्ट्रपति जी से अधिकार छीन लेना चाहिए, ये दे देना चाहिए सरकार चलाने वाले के लोगों को। तीसरी बात मैं कहता हूं, देश भर के अंदर जो वंशवादी, परिवारवादी, क्षेत्रवादी, संकीर्ण स्वार्थवादी, भ्रष्टाचार में लिप्त उनके समूह के जितने लोग हैं, उन सब लोगों की मानसिकता एक बनी है। और मुझे लगता है कि कहीं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे एक अंतर समझौता न हुआ हो कि कानून का किसी तरह सत्ता का सहारा लेकर के जैसे दुर्दांत लोग हों उन सबको जेल से सहारा लेकर निकालो। अगले चुनाव में जो गठबंधन हो रहा है मोदी के खिलाफ, उस मोदी के खिलाफ प्रत्यक्ष में तो ये राजनीतिक दलों का गठबंधन हो, लेकिन भीतर भीतर ये सारे देश भर के जो अपराधी लोग हैं, राजनीतिक अपराधी और बाकी अपराधी, ये सब लोग उसके भीतर से तख्ता पलट करने का काम करें। तो अभी मान रहे हैं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए उनको आनंद मोहन को जानबूझकर रिहा किया गया है। हम किसी के इंटेंशन पर मैं शक नहीं करता हूँ, नियत पर। हमको गुरु लोहिया कहते थे नियत पर मैं विश्लेषण करता हूँ। फिर इसमें एक बात कहूँगा, धीरज जवान आदमी हो, इतिहास को देखो। मैं 3 महिला का नाम लेता हूँ। उत्तर प्रदेश के कृष्णानंद राय की पत्नी, उनको कृष्णानंद राय की भी ऐसी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी। ये अफजल अंसारी सब जो पकड़ाया है इन लोगों ने वर्षों पूर्व। दूसरे अतीक अहमद ने जिस एक कुशवाहा का अपहरण किया था, 12 एकड़ जमीन ले लिया, उनकी पत्नी लड़ती रही। और दूसरी अबला, और एक उमा कृष्णैया बिहार के। अब ये तीनों की लड़ाई को देखो। उमा कृष्णैया के पति की जो हत्या होती है कि क्यों, न वो लॉ एंड ऑर्डर में थे, न कहीं थे, न उनका लेना, एक राहगीर थे, गोपालगंज जाना था, रास्ता बदल के गए कि रास्ता खराब है इधर से चले जाएंगे। एक राहगीर है। कृष्णैया के बदले एक अगर कोई भिखारी होता, एक साधारण धीरज तुम होते या कोई साधारण व्यक्ति होता और उसी तरह राह पीट पाट के मार दिया जाता, तो क्या वो मामूली अपराध है? किसी इंसान की जिंदगी लेना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि उसकी जिंदगी वापस नहीं की जा सकती। धन ले लगा तो धन वापस करा सकता है, इज्जत ले ले तो इज्जत वापस करा सकते हैं, लेकिन किसी महिला का इज्जत लूट ले और किसी की हत्या कर दे, उसकी क्षतिपूर्ति दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 2 अबला महिला लड़ती है, बहादुरी, उनको धन्यवाद देना चाहिए, मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन वहाँ जोगी की सरकार आती है, बरसों के बाद दोनों अबला महिला की पुकार के अनुसार इंसाफ मिलता है। और बिहार में 94 में लालू की सरकार है। किसकी सरकार है? लालू। और जिस जंगल राज की बात करते थे लोग, उस जंगल राज का ये उदाहरण है, जंगल राज का। और फिर अब जिसको नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब जंगल में मंगल राज है, उस मंगल राज का उदाहरण है कि अब जेल के अंदर जो ऐसे लोग हैं उनको कानून में संशोधन करके उनको छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब दृष्टि और दिशा क्या निकलती है कि सावधान। अब वो प्रभुनाथ सिंह जी के समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं कि इनको भी रिहा करो, अनंत सिंह के समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं इनको भी रिहा करो। हो सकता है कि वो 26-27 लोग निकले हैं, कुछ और लोग रिहा होने वाले हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को इसलिए रिहा किया गया हो कि कुछ और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मर्डर कराना हो। मैं भविष्य की व्याख्या कर रहा हूँ, नियत पर शंका नहीं। हो सकता है ऐसे लोगों को निकाला गया हो,
कि हुकुमदेव नारायण यादव को रास्ते से हटाना है, फलाने को रास्ते से हटाना है, किस तरह हटाना है वो तुम अपना जानो। ऐसे इसलिए एक राजनीतिक महा अपराध और राजनीतिक हत्या कराने का षड्यंत्र भी इसमें हो सकता है। क्यों कि राष्ट्रीय स्तर पर देखो, प्रधानमंत्री को वो कहता है जहरीला सांप है, कांग्रेस के अध्यक्ष दलित है और कर्नाटक के हैं, कृष्णैया आंध्र के थे, दलित थे, एक साधारण परिवार के थे। उनके माँ बाप ने कितनी तपस्या की होगी, पेट काट करके अपने सपना को संजोगा होगा और उनका बेटा अपनी प्रतिभा से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बना होगा। जिंदा रहते तो प्रमोशन पाके कहाँ से कहाँ चले गए होते, कितनी ऊंचाई तक गए होते। हो सकता है कि आज अपनी प्रतिभा के कारण राजनीति से निकल गए होते तो वो भी बहुत सरकारी अफसर मंत्रिमंडल में है, वो भी एक मंत्री बन करके अपनी प्रतिभा दिखा होते। एक निर्धन निर्बल दलित के घर से निकलता हुआ एक चमकता हुआ सूरज था। वो आगे अगर जिंदा रहते तो प्रशासनिक सेवा में क्या अच्छी से अच्छी करते। हो सकता है आज उनकी प्रतिभा इतनी तीव्र थी, इतनी तेजस्विता थी उनमें, इतने स्वच्छ चरित्र के थे, इतने समाज सेवी थे कि हो सकता है जिंदा होते तो नरेंद्र मोदी के भी पीएमओ कार्यालय में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालते होते। एक आखिरी सवाल है कि क्या आप मान रहे हैं कि जी कृष्णैया की जो पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं, 8 मई को अगला सुनवाई होना है, उनको न्याय मिलेगा, उम्मीद है वहाँ से, और आनंद मोहन एक बार फिर से जेल जाएंगे, आपको उम्मीद है ऐसा? मैं कैसे कहूँ, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भरोसा है ना, भारत के संविधान पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। मैं उनकी नीयत पर नहीं शंका करता हूँ ना, मैं विश्लेषण, एक है नियत, एक है विश्लेषण, देखने की दृष्टि। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय को किस दृष्टि से देख के विश्लेषण करते हैं उस पर बहस हो सकती है, नियत पर नहीं, नियत पर नहीं, विश्लेषण। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट से उनको लगता है कि न्याय मिलना चाहिए, क्यों कि आप सामने ये है, क्या आजन्म कारावास का मतलब जीवन के अंतिम सांस तक जेल में है, या किसी आदमी को, किसी संस्था को यह अधिकार है कि वह चाहे तो उसकी अवधि को कम कर सकता है, छोड़ सकता है, मनमर्जी मुखर कानून छ। तो या तो संविधान रहेगा या मनमर्जी रहेगी। ये दोनों की लड़ाई है, एक है संविधान विधान, एक है मन मर्जी। ये दो के बीच में कृष्णैया जी का मामला है सर्वोच्च न्यायालय में। ये दो विचार का लड़ाई है, एक है संविधान का मतलब सबके लिए, राजा हो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। और एक तरफ ही मान के चलो कृष्णैया जी अगर हिंदुस्तान में से मल्लिकार्जुन के बेटा पोता नाती होते, या लालू यादव के परिवार में से होते, या रामविलास के परिवार में से होते, या रिझन राम के परिवार में से होते, या नीतीश कुमार के परिवार में से होते, या उस समय जगन्नाथ मिश्र जिंदा थे उन्हीं के रिश्तेदारी परिवार में से कोई होते, सत्येंद्र बाबू जिंदा थे, क्या सत्येंद्र बाबू के रिश्तेदारी परिवार में से कोई होते कि जी कृष्णैया, आनंद मोहन के जगह पर कोई दलित होता, कोई ओबीसी होता, कोई पिछड़ा होता, तो क्या ये सभी लोगों से मेरा प्रश्न है कि आपकी वही दृष्टि होती? और मैं फिर कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, देश भर में कहीं भी कोई स्वाभिमानी पुरुष हो, पिछड़ा हो, दलित वर्ग में कोई हो, महान अधिवक्ता लोग, वो उस दिन 100-150 की जमात में 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए कि हम उमा कृष्णैया के केस में बहस करने के लिए तैयार है। और उस दिन ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश के चैम्बर से ही हिंदुस्तान के अंदर एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति निकलेगी। और जो सामाजिक परिवर्तन की बात, भारत के रूपांतरण की बात, यही तो लड़ाई है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की क्या लड़ाई है? कर्नाटक में नरेंद्र मोदी समाज के रूपांतरण करना चाहते हैं। समाज के जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग राजनीति पर सब जगह कब्जा है, उनको हटा करके नई शक्ति को लाना चाहते हैं, इसलिए इतनी गाली सुन रहे हैं।
जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह है हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।